नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, मैंने आपको उत्तराखंड जीएस के अंदर चंद राजवंश के बारे में बताया था। चंद राजवंश से रिलेटेड 2 वीडियोज़ मैं अभी तक अपलोड कर चुका हूं। इन वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि चंद राजवंश के जो पहले के 28 शासक रहे वो कौन थे और उनके कार्य क्या क्या रहे हैं। आज हम बात करेंगे चंद राजवंश के 29वें शासक गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में। तो गरुड़ ज्ञानचंद चंद राजवंश का 29वां शासक रहा है, जिसका कार्यकाल रहा 1374 ईस्वी से 1419 ईस्वी तक। कितने वर्षों का कार्यकाल रहा है ये? 45 वर्षों का कार्यकाल रहा है। तो क्वेश्चन बनेगा, गरुड़ ज्ञानचंद कौन से क्रम का चंद शासक था? तो वो था 29वें क्रम का, यानी कि 29वें नंबर का राजा था। इसका शासनकाल 1374 ईस्वी से 1419 ईस्वी तक रहा और इसने कितने वर्षों तक शासन किया? 45 वर्षों तक शासन किया, जो कि चंद राजवंश में सबसे लंबा शासनकाल रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, चंद राजवंश में सबसे लंबा शासन करने वाला कौन सा राजा हुआ? तो इसका आंसर होगा गरुड़ ज्ञानचंद। गरुड़ ज्ञानचंद ने सबसे लंबा शासन किया किस राजवंश के अंदर? चंद राजवंश के अंदर। ठीक है, अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गरुड़ ज्ञानचंद को सौर विजेता भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि किस चंद शासक को सौर विजेता कहा जाता है? तो आपको याद होना चाहिए कि वो कहा जाता है गरुड़ ज्ञानचंद को। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। शेरा खड़कोट ताम्रपत्र के अनुसार गरुड़ ज्ञानचंद को महाराजाधिराज कहा गया है। गरुड़ ज्ञानचंद को खड़कोट ताम्रपत्र के अनुसार क्या कहा गया है? महाराजाधिराज कहा गया है। तो क्वेश्चन बनेगा, गरुड़ ज्ञानचंद को महाराजाधिराज किस ताम्रपत्र के अनुसार कहा गया है? तो आपका आंसर होगा शेरा खड़कोट ताम्रपत्र के अनुसार। इसी क्वेश्चन को नए रूप में पूछ सकते हैं, शेरा खड़कोट के ताम्रपत्र में गरुड़ ज्ञानचंद को क्या कहा गया है? आपका आंसर होगा महाराजाधिराज कहा गया है। अगला पॉइंट है, विजय बम के मझेरा ताम्रपत्र के अनुसार ज्ञानचंद को श्री राजा विजय ब्रह्मा कहा गया है। तो याद रखेंगे, गरुड़ ज्ञानचंद को क्या कहा गया है? श्री राजा विजय ब्रह्मा कहा गया है। किस ताम्रपत्र के अनुसार? मझेरा ताम्रपत्र के अनुसार। और मझेरा जो ताम्रपत्र है वो किसके द्वारा लिखा गया? एक बम शासक हुआ था जिसका नाम क्या था? विजय बम। तो विजय बम के मझेरा ताम्रपत्र के अनुसार गरुड़ ज्ञानचंद को क्या कहा गया है? श्री राजा विजय ब्रह्मा कहा गया है। इस पॉइंट को नहीं भूलेंगे आप। अगला पॉइंट है, 1418 ईस्वी के गोबास ताम्रपत्र के अनुसार ज्ञानचंद ने वृत्ति के रूप में कुजौली गांव को एक ब्राह्मण हुए थे देवराज तिवाड़ी, उसको दान में दे दिया। याद रखेंगे इस पॉइंट को कि गरुड़ ज्ञानचंद ने कुजौली गांव को एक ब्राह्मण देवराज तिवाड़ी को क्या कर दिया था? वृत्ति के रूप में दान दे दिया था। इस चीज़ का उल्लेख किसमें है? गोबास ताम्रपत्र में हुआ है। और गोबास ताम्रपत्र कब का है? 1418 ईस्वी का है। तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। गोबास ताम्रपत्र कब उत्कीर्ण किया गया था? ये किया गया था 1418 ईस्वी में। गोबास ताम्रपत्र के अनुसार ज्ञानचंद ने कौन सा गांव देवराज तिवाड़ी को दान में दे दिया था? वो था कुजौली गांव। इसी क्वेश्चन को नए रूप में पूछ सकता है। गोबास ताम्रपत्र के अनुसार ज्ञानचंद ने देवराज तिवाड़ी को कौन सा गाँव दान में दे दिया? कुजौली गाँव दान में दे दिया। कुजौली गांव किसको दान में दिया? देवराज तिवाड़ी को दान में दे दिया था। गोबास ताम्रपत्र कब उत्कीर्ण हुआ? 1418 ईस्वी में उत्कीर्ण हुआ था। अगला पॉइंट है, ज्ञानचंद का एक सेनापति था कौन? नीलू कठायत। तो यहीं पर एक क्वेश्चन बन गया, नीलू कठायत किसका सेनापति था? वो था ज्ञानचंद का। गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति कौन था? नीलू कठायत। ठीक है, नीलू कठायत काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आपको पॉइंट टू पॉइंट याद होना चाहिए। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। 1375 ईस्वी में ज्ञानचंद के काल में रोहिल्लों ने आक्रमण करना शुरू किया तथा नीलू कठायत ने रोहिल्लों का बहादुरी से सामना किया, परंतु इसके बावजूद चंद सेना कमज़ोर पड़ गई। अब इस बात को समझते हैं। 1375 ईस्वी में जब रोहिल्लों का आक्रमण हुआ तो गरुड़ ज्ञानचंद ने एक काम किया। उसके सेना में एक सैनिक था कौन? नीलू कठायत। नीलू कठायत काफ़ी क्या था? बहादुर व्यक्ति था, जिसके कारण ज्ञानचंद ने नीलू कठायत को क्या बनाया? अपना सेनापति नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? सेनापति नियुक्त किया आपका नीलू कठायत को। जब नीलू कठायत को सेनापति नियुक्त किया गया तो ज्ञानचंद ने बोला
नीलू कठायत को कि तुम जाके क्या करो, रोहिल्लू का मुकाबला करो। परंतु चंद्र सेना थी तो वो क्या थी, कमज़ोर सेना थी। ठीक है, तो इसके लिए जो गरुड़ ज्ञानचंद था उसने क्या किया, वो सीधे चले गया कहाँ, दिल्ली के शासक फिरोज तुगलक के दरबार में। जब चंद्रसेना कमज़ोर पड़ने लगी रोहिल्लू के मुकाबला करने में, तो ज्ञानचंद कहाँ चले गया, दिल्ली के शासक फिरोज तुगलक के दरबार में खूब सारी भेड़ लेके। भेड़ को क्या बोला जाता है, नजराना। तो खूब सारी भेड़ लेके कहाँ चले गया, फिरोज तुगलक के दरबार में गया और फिरोज तुगलक को उसने रिक्वेस्ट की कि आप हमारा साथ दीजिए। फिरोज तुगलक ने कहा कि हम प्रत्यक्ष रूप में आपका साथ तो नहीं दे सकते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष रूप में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। जब फिरोज तुगलक ने क्या करा, ज्ञानचंद की मदद की, तो ज्ञानचंद क्या हो गया, रोहिल्लू को भगाने में क्या हो गया, सफल हो गया। इतनी बातें समझ में आ गई। नीलू कठायत क्या था, ज्ञानचंद का सेनापति था, और जो ज्ञानचंद था उसने नीलू कठायत को बोला कि तुम जाके क्या करो, रोहिल्लू का मुकाबला करो। और रोहिल्लू का मुकाबला वो बहादुर से कर रहा था, परंतु सेना क्या थी, कमज़ोर थी, जिसके चलते रोहिल्ले उन पर क्या हो गए, हावी हो गए। जब रोहिल्ले चंद्र सेना पर हावी हो गए तो जो फिरोज तुगलक था वो कहाँ चले गया, दिल्ली के एक तुगलक वंशी शासक था फिरोज तुगलक, उसके दरबार में गया। और फिरोज तुगलक के जब दरबार में गया तो खूब सारे तोहफे लेके गया, गिफ्ट लेके गया, और फिरोज तुगलक को कहा कि आप हमारी मदद कीजिए। और फिरोज तुगलक ने क्या बोला कि हम आपकी मदद तो करेंगे परंतु अप्रत्यक्ष रूप में करेंगे। और इस बात में सहमति दे दी किसने, ज्ञानचंद ने। और जब फिरोज तुगलक ने अप्रत्यक्ष रूप में गरुड़ ज्ञानचंद की क्या की, मदद की, तो गरुड़ ज्ञानचंद की जो सेना थी वो रोहिल्लू को भगाने में क्या होगी, सफल होगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा, कौन सा चंद शासक था जो तुगलक वंशी शासक फिरोज तुगलक के दरबार में गया। तो इसका सही उत्तर होगा कौन सा, गरुड़ ज्ञानचंद। गरुड़ ज्ञानचंद पहला ऐसा चंद शासक था जो फिरोज तुगलक के दरबार में गया। ठीक है, आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी आपको। जब गरुड़ ज्ञानचंद कहाँ पहुंचा, फिरोज तुगलक के दरबार में पहुंचा खूब सारे तोहफे लेके, तो फिरोज तुगलक क्या हो गया, काफ़ी उससे प्रभावित हुआ, खुश हो गया, और उसको क्या कर दी, तराई भाबर का एरिया क्या कर दिया, सौंप दिया। किसने, फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने गरुड़ ज्ञानचंद को तराई भाबर का क्षेत्र क्यों सौंपा, क्योंकि फिरोज तुगलक क्या लेके गया था, खूब सारे तोहफा लेके कहाँ पहुंचा था, फिरोज तुगलक के दरबार में पहुंचा था। और एक इंटरेस्टिंग बात है, इतिहासकार मानते हैं कि जो फिरोज तुगलक के सामने क्या कर दिया, उड़ते हुए गरुड़ को ज्ञानचंद ने एक ही तीर से क्या कर दिया, मार गिराया था। गरुड़ ज्ञानचंद ने फिरोज तुगलक के सामने उड़ते हुए गरुड़ को एक ही तीर से क्या कर दिया, मार गिराया। तो फिरोज तुगलक इससे काफ़ी क्या हो गया, खुश हो गया, और जो आपका ज्ञानचंद था उसको किसकी उपाधि दे दी, गरुड़ की उपाधि दे दी। किसकी उपाधि, गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दे दी। तब से जो ज्ञानचंद था उसके आगे क्या लग गया, गरुड़, उसकी उपाधि लगा दी गई। तो गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि देने वाला तुगलक शासक कौन था, फिरोज तुगलक था। और जो गरुड़ ज्ञानचंद था उसने अपना राज चिन्ह क्या बना दिया, गरुड़ बना दिया। गरुड़ ज्ञानचंद ने अपना राज चिन्ह क्या रखा, गरुड़ बनाया। जबकि जो चंद शासक थे, अन्य चंद शासक थे, उनके जो राज चिन्ह वो क्या है, गाय है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। चंद शासकों का राजकीय चिन्ह क्या था, गाय थी। जबकि गरुड़ किसका राजकीय चिन्ह था, एक चंद शासक हुआ था गरुड़ ज्ञानचंद, उसका राज चिन्ह था या राजकीय चिन्ह था। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई। जब रोहिल्लू का आक्रमण हुआ तो तब नीलू कठायत ने बहादुरी से रोहिल्लू का क्या किया था, मुकाबला किया था, जिससे प्रभावित होकर गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठायत को कुमैया खिल्लत की उपाधि क्या दी, दे दी। कुमैया खिल्लत की उपाधि नीलू कठायत को किसने दी, गरुड़ ज्ञानचंद ने दी। किससे प्रभावित होकर, उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर। और साथ ही साथ क्या करा, रौद भूमि भी दान में दी। किसको, नीलू कठायत को। नीलू कठायत को रौद भूमि दान देने वाला कौन था, गरुड़ ज्ञानचंद था। ठीक है, कुमैया खिल्लत की उपाधि किसे दी गई, नीलू कठायत को दी गई। किसके द्वारा दी गई, गरुड़ ज्ञानचंद के द्वारा दी गई। और रौद भूमि का मतलब होता है बहादुरी के लिए दी जाने वाली भूमि। रौद भूमि का मतलब क्या होता है, बहादुरी के लिए दी जाने वाली भूमि।
ठीक है। अब हुआ क्या, ज्ञानचंद का एक मित्र था श्री जस्सा कमलेखी। कौन था? श्री जस्सा कमलेखी, जो नीलो कढ़ायत का विरोधी था। और नीलो कढ़ायत ने श्री जस्सा कमलेखी की हत्या कर दी, जिसके कारण ज्ञानचंद ने नीलो कढ़ायत को मरवा दिया तथा उसके दोनों बेटों सुज्जो और वीरू की आंखें निकलवा दी। अब इसके पीछे एक कहानी है। हुआ ये, नीलो कढ़ायत को कुमैया खिल्लत की उपाधि मिल गई और रौद भूमि भी दान के रूप में मिल गई। तो जो आपका नीलो कढ़ायत होता है उसका पद क्या होता है, दरबार में बढ़ने लगता है, जिससे श्री जस्सा कमलेखी को क्या हो जाता है, चिढ़ हो जाती है कि नीलो कढ़ायत का कर क्या हो रहा है, दरबार में बढ़ रहा है। इस बात से कौन चिढ़ने लगता है, श्री जस्सा कमलेखी जलने लगता है, चिढ़ने लगता है। ठीक है। तो हुआ ये कि श्री जस्सा कमलेखी ने ज्ञानचंद के कान भरने शुरू कर दिए और ज्ञानचंद को बोला कि आप क्या कीजिए, तराई भाबर के क्षेत्र में नीलो कढ़ायत को क्या कर दीजिए, सरदार नियुक्त कर दीजिए। क्योंकि श्री जस्सा कमलेखी जानता था कि तराई भाबर के क्षेत्र में क्या होता है, लगातार महामारियां फैलती हैं। अगर महामारियों की चपेट में नीलो कढ़ायत आ गया तो उसकी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। ठीक है। तो इस षड्यंत्र को रचा था किसने, श्री जस्सा कमलेखी ने। ठीक है। परंतु ज्ञानचंद इस बात से क्या था, अनभिज्ञ था, नहीं जानता था। श्री जस्सा कमलेखी के इस षड्यंत्र को ज्ञानचंद नहीं जानता था और वो श्री जस्सा कमलेखी के बहकाव में आ गया और नीलो कढ़ायत को क्या बना दिया, उसने तराई भाबर का सरदार बना दिया। ठीक है, नियुक्त कर दिया। जब ज्ञानचंद ने नीलो कढ़ायत को कहा कि आपको तराई भाबर का सरदार नियुक्त किया जाता है, तो नीलो कढ़ायत इस बात से क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि तराई भाबर के क्षेत्र में क्या फैलता है, महामारियां फैलती हैं। परंतु उसके ये पता नहीं था कि श्री जस्सा कमलेखी के कहने पर मुझे क्या बनाया गया है, तराई भाबर का सरदार नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो नीलो कढ़ायत क्या कर देता है, अपनी पोशाक जो इसको पहन के दरबार में जाते थे, उस पोशाक को वहीं त्याग कर अपने घर चले गया और उसने क्या कर दी, गरुड़ ज्ञानचंद की नौकरी छोड़ दी, यानी कि उसे सेनापति का पद क्या कर दिया, त्याग दिया। ठीक है। घर पहुंचने के बाद जब नीलो कढ़ायत को पता लगता है कुछ दिनों बाद कि श्री जस्सा कमलेखी के बहकाव में आके ज्ञानचंद ने मुझे क्या बनाया, तराई भाबर का सरदार नियुक्ति किया था, तो वो आग बबूला होकर कहाँ पहुँच जाता है, गरुड़ ज्ञानचंद के दरबार में पहुँचता है और गरुड़ ज्ञानचंद और जो उसका मित्र होता है श्री जस्सा कमलेखी, उन दोनों को क्या करता है, भला बुरा कहता है, उनकी बेइज्जती करते हैं और घर आ जाते हैं। जब इस बात का पता किसको लगता है, नीलो कढ़ायत की पत्नी को लगता है कि उसके पति नीलो कढ़ायत ने क्या करी, भरे दरबार में गरुड़ ज्ञानचंद और श्री जस्सा कमलेखी की क्या कर रखी है, बहुत बेइज्जती कर रखी है, खरी खोटी सुना रखी है। तो उसने क्या करा, उसकी पत्नी ने अपने दो बेटे सुज्जो और वीरू को कहाँ भेजा, गरुड़ ज्ञानचंद के दरबार में भेजा, ताकि वो क्या कर रहे हैं और उनके पिता की तरफ से क्या मांगे, माफ़ी मांग लें। और सुज्जो और वीरू कहाँ चले जाते हैं, गरुड़ ज्ञानचंद के दरबार में चले जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात किससे होती है, श्री जस्सा कमलेखी से हो जाती है। और श्री जस्सा कमलेखी इस मौके का क्या करता है, फ़ायदा उठाता है और सुज्जो और वीरू को कहाँ ले जाता है, अपने घर ले जाते हैं और कहता है कि जब उसी समय आएगा तो मैं आप दोनों की मुलाकात किससे कराऊंगा, गरुड़ ज्ञानचंद से करा दूंगा। और अपना खुद गरुड़ ज्ञानचंद से मिलने चले जाता है और गरुड़ ज्ञानचंद को कहता है कि नीलो कढ़ायत ने अपने दो बेटे जो हैं सुज्जो और वीरू को आपको मरवाने के लिए क्या कर रखा है, यहाँ भेज रखा है। जिससे जो आपका गरुड़ ज्ञानचंद होता है वो काफ़ी क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और सुज्जो और वीरू को दरबार में बुलाकर उनकी आँखों को निकलवा देते हैं। जब सुज्जो वीरू की आंखें निकलवा देता है तो इस बात का पता किसको लगता है, नीलो कढ़ायत को पता लगता है। तो नीलो कढ़ायत काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, आग बबूला हो जाता है और वो कसम खाता है कि वो क्या कर देगा, गरुड़ ज्ञानचंद और श्री जस्सा कमलेखी को मारकर ही दम लेगा। ठीक है। और उसको एक दिन ये मौका मिल जाता है जब गरुड़ ज्ञानचंद किसके साथ होता है, श्री जस्सा कमलेखी के साथ होता है। जब नीलो कढ़ायत को ये मौका मिलता है तो वो क्या करता है, श्री जस्सा कमलेखी को वहीं पर मौत की गाड़ उतार देता है और नीलो कढ़ायत क्या करता है, गरुड़ ज्ञानचंद को छोड़ देता है, ये कहकर छोड़ता है कि मैंने आपका क्या खाया था, नमक खाया था, इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। क्योंकि जो गरुड़ ज्ञानचंद है उसके सामने नीलो कढ़ायत किसकी हत्या करता है, श्री जस्सा कमलेखी की हत्या करता है। तो गरुड़ ज्ञानचंद के
मन में एक भय बैठ जाता है कि यदि इसको नीलकंठ को क्या मिलेगा, दोबारा मौका मिलेगा तो ये मेरे को क्या कर देगा, मौत की घाट उतार देगा। इसलिए इस डर के कारण जो गरुड़ ज्ञानचंद होता है वो क्या करवा देता है, नीलकंठ को मरवा देता है। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये कहानी थी इसके पीछे। अब नीलकंठ के बारे में पढ़ते हैं। नीलकंठ क्या था, एक सेनापति था। किसका सेनापति था, गरुड़ ज्ञानचंद का। तो नीलकंठ ज्ञानचंद का वीर सेनापति माना जाता था। इसे ज्ञानचंद ने त्राई के क्षेत्र में अधिकार करने हेतु भेजा। नीलू को इस विजय के लिए कुमैया खिल्लत की उपाधि दी। खिल्लत विशेष तरह की क्या होती है, पोशाक होती है। खिल्लत क्या होती है, पोशाक होती है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नीलकंठ ने क्या कर दिया, अपनी पोशाक वहीं पर क्या कर दी, दरबार में ही छोड़ दी और कहाँ चले गया था, अपने घर चले गया थी। तो जो पोशाक मिली थी उसको कुमैया खिल्लत की, उसको क्या कर देता है, वहीं पर छोड़ देता है, यानी कि गरुड़ ज्ञानचंद को ही सौंप देता है। और खिल्लत का मतलब, खिल्लत क्या होती है, विशेष प्रकार का क्या होता है, पोशाक होती है। और दरबार में राजा द्वारा दिए जाने वाली प्रथा थी, जो कि दिल्ली की क्या थी, एक प्रथा थी। खिल्लत जो पोशाक देने की जो प्रथा थी वो कहाँ की प्रथा है, दिल्ली के दरबार में राजा द्वारा दिए जाने वाली क्या थी, एक प्रथा थी। खिल्लत का दूसरा नाम क्या होता है, सिरोपाव भी होता है। खिल्लत का दूसरा नाम क्या होता है, सिरोपाव भी होता है, जिसमें शीर्ष की पगड़ी, पटका और जामा दिया जाता है, यानी कि शीर्ष से लेकर पांव तक तीनों चीजें, तीनों वस्त्र दिए जाते हैं आईवास में। परंतु श्री जस्सा कमलेखी के बहकाव में आकर राजा द्वारा नीलकंठ की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब गरुड़ ज्ञानचंद की मृत्यु होगी तो उसके बाद उसका पुत्र कौन बैठा, हरिहर चंद राजगद्दी पर बैठा। कब, 1419 ईस्वी में। और उसका शासन काल चला केवल 1 वर्ष। कितने वर्ष चला, 1 वर्ष, यानी कि 1419 से 1420 तक। हरिहर चंद प्रथम कहाँ बैठा, चंद राजवंश की गद्दी पर बैठा, जो कि गरुड़ ज्ञानचंद का क्या था, एक पुत्र था। परंतु इसका जो नेचर था, किसका, हरिहर चंद प्रथम का, वो क्या था, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होने के कारण इसका मन कहाँ नहीं लगा, शासन चलाने में नहीं लगा। इसी कारण इसने कितने साल शासन किया, केवल 1 साल शासन किया। तो हरिहर चंद प्रथम के बाद उसका पुत्र उद्यान चंद राजवंश की राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, अब उद्यान चंद के बारे में कहा जाता है कि उद्यान चंद का भी हाथ है किसमें, सुज्जू और वीरू की आंखें निकलवाने में। जब उसको बाद में पता लगता है कि नीलकंठ तो एक राजभक्त था, वो दोषी नहीं था, और मेरे दादा ने श्री जस्सा कमलेखी के कहने पर नीलकंठ को मरवा दिया था और उसके बेटे की दोनों आंखें निकलवा दी थी, तो उसको काफ़ी ग्लानि होती है। इस ग्लानि के चलते उसने क्या किया, इस ग्लानि के चलते उसने अपनी प्रजा का 1 साल का कर्ज क्या कर दिया, माफ कर दिया। किसने, उद्यान चंद ने किसका पोता था, गरुड़ ज्ञानचंद का। और गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलकंठ को क्या कर दिया था, मरवा दिया था, और उसके दोनों बेटों की आंखें निकलवा दी थी। इसमें साथ देने वाला कौन था, उद्यान चंद भी था। तो उद्यान चंद को जब पता लगता है कि नीलकंठ तो एक राजभक्त था, इस बात का पश्चाताप करने के लिए वो अपनी प्रजा का 1 साल का कर भी क्या करता है, माफ कर देता है। और साथ ही साथ चंपावत के बालेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाता है। तो चंपावत का बालेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, उद्यान चंद ने करवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है, चंपावत में स्थित है। बालेश्वर का मंदिर क्यों बनवाया उसने, ग्लानि जो हुई थी उसके पश्चाताप के लिए, जो गलत काम उसके द्वारा या उसके दादा के द्वारा किए गए थे, उसके पश्चाताप के लिए उसने चंपावत में क्या बनाया, बालेश्वर का मंदिर बनाया। और बालेश्वर का मंदिर किसके कहने पर बनवाया, उसने एक गुजरात के ब्राह्मण थे कुंज शर्मा तिवाड़ी, उसके कहने पर बनवाया। कुंज शर्मा जो तिवाड़ी थे, जो गुजरात का एक ब्राह्मण था, उसने बताया कि जो भी चीज़ अगर तुमको पश्चाताप करना होगा तो तुमको क्या करना होगा, मंदिरों का निर्माण करना होगा, प्रजा का कर माफ करना होगा। ये जो चीज़ें कही कुंज शर्मा तिवाड़ी ने, तो उस कुंज शर्मा तिवाड़ी के कहने पर उद्यान चंद ने चंपावत में बालेश्वर का भी मंदिर बनवाया और साथ ही साथ क्या करा, प्रजा का कर माफ कर दिया 1 साल। तो उद्यान चंद के बाद उसका पुत्र बैठता है आत्मचंद द्वितीय 1421 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक, और आत्मचंद द्वितीय के बाद उसका पुत्र बैठता है हरिहर चंद द्वितीय 1422 ईस्वी से 1423 ईस्वी तक।
ठीक है। इस तरीके से आज की वीडियो में मैंने आपको 29वें राजा से लेके 33वें राजा हरिहरचंद द्वितीय तक डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करें लाइक, शेयर और वीडियो पर करें कमेंट। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बाय।